हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने, आपकी साथ देने के लिए फिर से आ गई हूं मैं एक और वीडियो लेक्चर लेके। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि वो सब प्रोग्राम्स जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और फैमिली वेलफेयर से। तो पहले हम फोकस करते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स पे। जो पहली स्कीम इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो है आयुष्मान भारत। मैक्सिमम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस और आप में से काफी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। आयुष्मान भारत स्कीम जो है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि फंडिंग जो है वो सेंटर से आ रही है और इंप्लीमेंटेशन की जो जिम्मेवारी है वो स्टेट्स और यूटीज की है। और ये जब लॉन्च हुई थी, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया गया था और मिनिस्ट्री नाम से ही क्लियर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी इस मकसद के साथ कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी का मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड किया जाए और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो खर्चा जो लोगों का होता है ट्रीटमेंट कराने में, इलाज कराने में, उसे कम किया जा सके। लोगों को कम खर्चे पे और कुछ जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए लाया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी को 2017 में और उसी के अंदर एक कंसेप्ट था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। क्या कंसेप्ट था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब ये क्या है? देखो, ट्रीटमेंट में ना 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? दैट इज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है और आपको कुछ मेडिसिन देता है। आप जाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि मुझे बुखार है, खांसी है, वो डायग्नोस करता है और आपको मेडिसिन देता है। वो आ जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, डायग्नोसिस और कुछ मेडिसिन, ये हमारे देश में ऑलरेडी मुफ्त था। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाज ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर कंट्री। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? जब आपको टेस्ट के लिए कहा जाता है, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कि डायबिटीज है उसके लिए, बीपी के लिए, या और कोई बीमारी है तो उसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट की जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहां आ गए डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गए, तो ये जो थे ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थे। एंड टर्शरी में आ जाती है सर्जरीज, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट के लिए जो ऑपरेशन कराए जाते हैं। तो हमारे देश में प्राइमरी ट्रीटमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट था ऑलरेडी, बट सेकेंडरी और टर्शरी नहीं था। इसी के लिए जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट या कम खर्चे पे प्रोवाइड किए जाएं जनरल पॉपुलेशन को। तो इसी के लिए लाया गया है आयुष्मान भारत को। इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ट्रीटमेंट कम दामों में लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइन। तो टैगलाइन क्या है? टैगलाइन पे एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू में सीधा पूछ सकते हैं कि लीव नो वन बिहाइंड किस स्कीम की टैगलाइन है? तो इट इज अ टैगलाइन ऑफ आयुष्मान भारत कि किसी को भी पीछे छोड़कर नहीं चलना है, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, आयुष्मान भारत के अंदर 2 प्रोग्राम्स आते हैं। वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, वहां पे मेडिसिन मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसे जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो है आयुष मिनिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आयुष मिनिस्ट्री में क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मींस खाली आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं मिलेंगी, बीमारी वगैरह की जो दवाइयां हम मार्केट से लेते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, सिर्फ वही नहीं, आयुर्वेद दवाई भी मिलेगी, होम्योपैथी भी, यूनानी भी और सिद्धा भी। तो सारी टाइप ऑफ मेडिसिन आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे अवेलेबल होंगी एट लो प्राइस और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आपको मिलता है सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। तो 2 सब स्कीम्स हो गई आयुष्मान भारत के अंदर। कौन कौन सी? एक हो गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत के अंदर ही सब्स्यूम किया गया था, मिला दिया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को। ये RSBY इज राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना, बी फॉर बीमा योजना, जो कि आई थी 2008 में। उसी को आयुष्मान भारत में इंटीग्रेट कर दिया गया। अब अलग से ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। फाइन। अब आयुष्मान भारत के अंदर इंश्योरेंस मिलता कितना है? आयुष्मान भारत के अंदर हर फैमिली को 1 साल का 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर एक फैमिली में सपोज 5 मेंबर्स हैं, तो उन सब 5 मेंबर्स को इंडिविजुअल 5-5 लाख नहीं होगा, टोटल 5 लाख होगा। सपोज अगर एक फैमिली में एक इंसान ने अपना ट्रीटमेंट कराया और उसका अराउंड खर्चा 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है, तो अगर उसी फैमिली में कोई दूसरा इंसान भी बीमार होता है तो वो जाके ट्रीटमेंट करा सकता है, बट उसके ट्रीटमेंट का जो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट होगा वो 3 लाख ही होगा। जब तक वो 5 लाख खत्म नहीं होता तब तक उस फैमिली का कोई भी मेंबर ट्रीटमेंट करा सकता है। और अगर फैमिली के किसी एक मेंबर ने ट्रीटमेंट कराया और उसका पूरा खर्चा 5 लाख रुपए आया, तो कोई दूसरा मेंबर उसी फैमिली का इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है। तो जो फुल बेनिफिट है वो 5 लाख है पर ईयर पर फैमिली। फैमिली के सारे मेंबर्स एलिजिबल हैं, लेकिन जो टोटल जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 5 लाख है। 5 लाख अगर हो गया, मे बी 1% पे 2% पे डजंट मैटर, लेकिन 5 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस नहीं होगा। फाइन, दैट इज अबाउट आयुष्मान भारत। अब नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये एक फंड क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर ये जो इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये पीछे जो आयुष्मान भारत है इसके अंदर बेनिफिशरीज कौन है। तो 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आती हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। बट ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसमें कुछ 8 लाख तक की एनुअल इनकम का मार्जिन रखा हुआ है, उससे कम की जो है उन सबको आयुष्मान भारत के अंदर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन JNK में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंडर जो आते हैं वही नहीं, कोई भी ऑल द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एलिजिबल फॉर द आयुष्मान भारत स्कीम। फाइन। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक आप कैसे एक उनको अलग से एक बेनिफिट है कि वहां पे एवरी मेंबर इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो ये एक फंड है जो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया है कि इन केस ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसे फुलफिल करने के लिए फंड्स की कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट इस फंड से पैसे ले सकती है। तो ये किस टाइप का फंड है? इट इज अ नॉन लैप्सेबल फंड। नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है? जिसका जो पैसा है, नॉर्मली फंड्स क्या होते हैं, जैसे बजट एलोकेट होता है, तो अगर एक साल में वो जो बजट जो पैसा एलोकेट हुआ है किसी स्कीम के लिए, अगर वो वहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो पैसा जो है वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। बट इस फंड में ऐसा नहीं होगा। सपोज फंड के अंदर जो पैसा है वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो वही रहेगा, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, वो वापस गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। फाइन। तो ये है नॉन लैप्सेबल फंड। अब इस फंड में पैसा आता कहां से है? इट कम्स फ्रॉम द सेस। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, स्पेसिफिकली किसके लिए? एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जाता है ऑफ अराउंड 4%, और उससे जो पैसा आता है वो इस फंड में रखा जाता है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए अगर फंड्स की कमी पड़ जाए तो यूज किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। नाउ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये स्कीम पूछ ली जाए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर क्या है, तो मोस्टली बच्चे टिक करेंगे कि स्वास्थ्य लिखा हुआ है, सुरक्षा लिखा है, तो ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड किया जा रहा होगा या डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जा रहा होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी। लेकिन नहीं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये किससे कंसर्न है? इट इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशिंग ऑफ एम्स लाइक हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस हैं उन्हें एस्टैब्लिश करना पूरी कंट्री में। क्यों? ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसे ठीक किया जा सके। एम्स, पहले हमारे देश में एम्स दिल्ली में था, तो जितने भी हाई मतलब जो भी सोफिस्टिकेटेड
ट्रीटमेंट्स होते हैं या मल्टी स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो वहीं मिलते थे और हर राउंड ऑफ द इंडिया से लोगों को वहाँ जाके कराना पड़ता था। बट इसीलिए इस रीजनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कि हर स्टेट में एटलीस्ट वन एम्स लाइक इंस्टीट्यूट हो, वैसे एम्स लाइक हॉस्पिटल ही नहीं कॉलेजेस भी हों जो हाई गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हों, वो हर जगह पे इस्टेब्लिश किए जाए और ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन्हें अपग्रेड किया जाए। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से 20 एम्स लाइक इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट है और 20 जो है वो न्यू बनाने हैं। ठीक है, ये जो डेटा है ये अराउंड 2003 में जब ये स्कीम आई थी उसके 2-3 साल बाद ये डेटा रिलीज किया गया था। फाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, वहां पे किसी तरह का ट्रीटमेंट या सर्जरी प्रोवाइड नहीं की जा रही। वहां क्या हो रहा है, वहां पे एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फाइन, तो कब हुआ ये लॉन्च्ड 2003 में एंड मिनिस्ट्री इज द सेम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस एंड सेटिंग न्यू एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग। फाइन, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो स्कीम है ये फोकस करती है एडोलसेंस पे, जो मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बताया है कि एडोलसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और हमारे देश में एडोलसेंस बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेनली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनकी, जैसे माल न्यूट्रिशन मैक्सिमम उनमें देखा जाता है क्योंकि ये जो पीरियड होता है हार्मोनल चेंजेस का होता है, ग्रोथ हो रही होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस वक्त सही न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो इसीलिए माल न्यूट्रिशन इस एज स्ट्रेटा में बहुत पाया जाता है। दूसरा जो है प्रॉब्लम जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी कॉमन। सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टीनेज प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन सब को रोकना, इनको कंट्रोल करने के लिए भी इस एज स्टेटा को फोकस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। एडोलसेंस जितने भी होते हैं वो किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, पीयर प्रेशर हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस हो गया, क्लियर नहीं हो रहे, फेलियर फेस करना, तो मेंटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्शन की तरफ भी जाते हैं। फाइन, तो ये जो स्कीम है इसे लाया गया था 7 जनवरी 2014 में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लाया गया था 7 जनवरी 2014 में और फोकस इज एडोलसेंस, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अर्बन एरिया से आते हो, रूरल एरिया से आते हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो या स्कूल जा रहे हो, वो सब उन सबको फोकस करना है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इन्हें करेंगे कैसे सही, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करना है कि किन एडोलसेंस को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस पोर्शन में आईडीए ज़्यादा पाया जा रहा है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कहाँ मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। फिर हमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्वमेंट करना है कि जब हम ये देखें कि एडोलसेंस में डिप्रेशन है तो हमें आसपास की कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, फैमिली को इन्वॉल्व करना है, सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है क्योंकि बहुत से मिथ्स फैले हुए हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो गर्ल्स उतनी अवेयर नहीं होती, तो इसीलिए उनको इस चीज़ की नॉलेज देना, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करना, ऑल दिस कम अंडर दिस। एंड लास्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो हमने आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंडर पढ़ा था। फाइन, जो कि केटर करेगा मॉल न्यूट्रिशन से। फाइन, ओके, अगला जो मिशन आता है, अगली जो स्कीम हम पढ़ेंगे अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, दैट इज मिशन इंद्रधनुष। ये 2 तरह के इंद्रधनुष आए थे, एक तो रिलेटेड है हेल्थ से, दैट इज वैक्सीनेशन, दूसरा इंद्रधनुष आया था पब्लिक सेक्टर बैंक से लेकर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि सरकारी बैंक होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, हम चलते हैं मिशन इंद्रधनुष की तरफ जो कि है हेल्थ से रिलेटेड। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 25 दिसंबर 2014। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं इनकी जो लॉन्चिंग की डेट है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी किसी भी स्कीम को उठा के पूछ सकते हैं कि वो कब लॉन्च हुआ है। फाइन, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो ये बहुत ईजी हो जाता है फाइंड आउट करना। ओके, नेक्स्ट इज
What is the aim of Mission Indradhanush? To raise immunization rates nationwide against dangerous diseases. जैसा मैंने आपको बताया था कि उन सभी लोगों को वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना उन बीमारियों के खिलाफ जिनका ट्रीटमेंट है, कि हमारे देश में कोई भी बच्चा उस बीमारी से ना मरे जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसकी कवरेज को बढ़ाना, ठीक है, इम्यूनाइजेशन की कवरेज को बढ़ाना, दैट वाज द फोकस। और टारगेट क्या था? 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज, उन सबको इस मिशन के अंडर इंक्लूड करना। अब 3 मिशन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ओके, फर्स्ट वाज लॉन्च इन 2017, सेकेंड इन 2019 एंड थर्ड इज 2021। देखिए इतना सा जो डेटा है ना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप अगर डेटा ढूंढने जाएंगे आपको गूगल पे ऑनलाइन बहुत डेटा मिल जाएगा। पॉइंट प्रॉब्लम यहाँ आती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पढ़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है, आप रिटेन उतना नहीं रख सकते। आपको बहुत सेलेक्टिव वे में पढ़ना है, बहुत सेलेक्टिव वे में जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करे, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, जैसे मैं पहले भी आपको बताती रही हूँ, सेलेक्टिव वर्क। तो इसमें क्या है, IM.1 जो 2017 में हुआ था और 2.0 इज 2019 एंड 3.0 इज इन 2021। तो 1 का जो था वो टारगेट था 2 साल के कम बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज, उन्हें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये डेटा है, ये आपको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट इज जो कवरेज हम दे रहे थे उसे ही एक्सेलरेट करना और ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों तक ये वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है वहाँ पे भी पहुंचना, दैट वाज द फोकस और ऑब्जेक्टिव ऑफ 2.0। 3.0 में क्या था कि हमें ऑलमोस्ट जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें उसके 90% तक को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और इसमें इंक्लूड करना उन लोगों को भी जो माइग्रेंट्स हैं। अक्सर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं तो उनका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बीच में यू कैन से कि रुक जाता है, ठीक है। तो उनको भी इंक्लूड करना कि वो कहीं पे भी जाएं, एक जगह से माइग्रेट कहीं पे भी हो, उनकी वैक्सीनेशन उन्हें कंप्लीट वहां पे मिले। अब कौन सी डिजीजेस के लिए ये वैक्सीनेशन दी जाती है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आप इजीली ऑप्शन में से फाइंड आउट कर पाएंगे। ये ध्यान रखना कि कोरोना वायरस की नहीं है, ठीक है, इनको एक बार आपने रीड आउट कर लेना। क्या है? डीबीटी, डिप्थीरिया, पिटोसिस एंड टेटनस, ये तीनों की जो वैक्सीन है वो एक ही इंजेक्शन में एक ही साथ लगती है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस, निमोनिया, मीजल्स, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानीज एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड पोलियो। दीज आर द 12 डिजीजेस जिसके लिए वैक्सीनेशन मिशन इंद्रधनुष के अंडर प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लेंगे तो आप इजीली ऑप्शन में से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2 अक्टूबर 1975 और इसकी जो मिनिस्ट्री थी दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि देखो इसका फोकस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड है, ठीक है, तो बच्चे पे फोकस है, तो मिनिस्ट्री भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी। स्कीम कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब फोकस क्या है? न्यूट्रिशन को बढ़ाना किस एज स्ट्रेटा के बच्चों का, 0 to 6 ईयर। ये हमने आंगनबाड़ी सर्विसेज के अंडर डिटेल में किया था। मैं जस्ट एक रिवीजन आपको सॉर्ट ऑफ यहाँ पे दे रही हूँ कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर जो फोकस है दैट इज ऑफ द चिल्ड्रन फॉलिंग इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। उनमें क्या कम करना? मॉर्टेलिटी को, मॉर्बिडिटी को और मॉलन्यूट्रिशन को। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मॉर्बिडिटी मतलब किसी भी तरह का डिफेक्ट और डिजीज, और मॉलन्यूट्रिशन, और उनकी प्रॉपर फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट करना। सर्विसेज जो हैं ICDS के अंडर जो प्रोवाइड की जाती हैं वो सेम सर्विसेज हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंडर की जाती हैं। आंगनवाड़ी सेंटर जो है यू कैन से कि वो एक तरह से एक जरिया है जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वो सर्विसेज आपको अवेल करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को सेटअप किया गया। तो सर्विसेज सेम है, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अब डिटेल में मैं ये यहाँ नहीं बताऊंगी, आपने अगर ये इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पहले के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें मैंने आंगनवाड़ी सर्विसेज को डिटेल में करवाया है। फाइन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन,
इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। फोकस कौन से हैं? चिल्ड्रन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है हेल्थ प्रोग्राम आता है NRHM, वो भी हम डिटेल में कर चुके हैं, आप मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगला है जननी सुरक्षा योजना, फाइन, वो भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देखो, इंडिविजुअल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ना गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम चलाए हैं। वो सब प्रोग्राम अगर हम करेंगे तो उसकी डेट्स और वो करना बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो मोस्टली चांसेस हैं पूछे जाने का। वन इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड सेकेंड इज नेशनल TB प्रोग्राम। ठीक है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1987 और नेम से ही पता चलता है कि क्या कंट्रोल करना है, एड्स। तो आपको ध्यान रखना है एड्स का। और ये किस तरह की डिजीज है? ये वायरल है। ठीक है, ऑटो इम्यून है, मतलब इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता जो होती है बॉडी की, वो वीक हो जाती है और वायरल है। और इसमें जो मेडिसिन है जो प्रोवाइड की जाती हैं वो आप नाम ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल। ठीक है, स्टार्ट किया गया था 1987 में और इसी के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी, दैट इज NAPCO, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। दूसरा आता है नेशनल TB प्रोग्राम, जो कि 1962 में स्टार्ट किया गया था TB को कंट्रोल करने के लिए। और TB की जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी थेरेपी। ये आप एक बार चेक कर लेना, इसकी फुल फॉर्म ये दी जाती है TB के लिए। और TB के लिए मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि स्पेसिफिकली एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि जो TB के मरीज हैं वो अपना इलाज और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख सके। उस स्कीम का नाम है निक्षय। निक्षय, इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट 500 रुपीज देती है पर मंथ TB के मरीजों को, ताकि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो उनको चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो ले सके। ठीक है, तो इन दोनों के लिए दिस info is more than sufficient. Fine. Now moving towards family welfare programs. Family welfare programs को पहले जाना जाता था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के नाम से। ये स्टार्ट हुए थे 1952 में और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। अराउंड 1977 में इनके नाम को चेंज कर दिया गया फ्रॉम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और मिनिस्ट्री को भी चेंज कर दिया गया फ्रॉम फैमिली प्लानिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। फाइन। तो फैमिली वेलफेयर क्यों किया गया? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी पे। ठीक है, क्योंकि जैसे इसके एम में लिखा हुआ है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज पे अगर पॉपुलेशन लिमिटेड रहती है, कम रहती है, तो वो उन रिसोर्सेज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अपना जो लिविंग लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, उसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, फूड अवेलेबिलिटी उतनी ही है, तो फिर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में आ जाते हैं वो सारे प्रोग्राम जो कि काम करते हैं टुवर्ड्स द हेल्थ, टुवर्ड्स द एजुकेशन, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट, टुवर्ड्स द वुमेन्स वेलफेयर। तो कंप्लीट मतलब फैमिली की जो वेलफेयर है, फैमिली की जो कहे ना प्रोग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हर चीज़, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ भी ज़रूरी है, फैमिली की हेल्थ भी ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग भी ज़रूरत है, वुमेन्स एम्पावरमेंट भी ज़रूरत है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ और वुमेन्स वेलफेयर ये तो स्कीम्स के अंडर हम आगे ही इंक्लूड कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में जो फोकस किया जाता है दैट इज ऑन द स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड क्या होता है? बच्चों में जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है उसका, ठीक है, 2 बच्चों में कितने साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द स्पेसिंग मेथड। अब ये कैसे अचीव किया जाए? जबरदस्ती नहीं, लोगों को जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं लेके जाना है। कैसे? वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड। लोगों को इतना अवेयर करना है, इतनी नॉलेज देनी है कि वो खुद इसकी तरफ
यू कैन मोटिवेट हो जाएं फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने के लिए। उन्हें इतने प्रोज एंड कॉन्स, इतने एडवांटेजेस बताए जाएं, इतना ये बताया जाए कि कितना डिसएडवांटेज है बड़ी फैमिली का होना या पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन का होना, ताकि वो खुद से फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं। फाइन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट करना स्मॉल फैमिली नॉर्म को, कि एक तरह का एक कल्चर बना दिया जाए। वो जैसे स्लोगन आया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस तरह का ना नॉर्म को डेवलप करना, ठीक है। टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? जो फैमिली प्लानिंग्स के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ईजिली मिले, लोगों को वो ईजिली अवेलेबल हो, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर फैमिली की प्लानिंग कर सकें। टू अरेंज फॉर क्लिनिक एंड सर्जिकल सर्विसेज। ओके, तो जो अगर टर्मिनेशन करानी है, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है जिसमें कि फीमेल की यू कैन से ट्यूबेक्टमी होती है, मेल की वेजेक्टमी होती है, वैसे ट्रीटमेंट कराने, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसे हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल लीडर्स। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट करना, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ, जैसे पंचायतें हो गई, म्यूनसिपैलिटी हो गई, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ फैमिली प्लानिंग को और ज़्यादा स्प्रेड करना। मास कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को फैमिली प्लानिंग के एडवांटेजेस के बारे में, उनके तरीकों के बारे में बताना, उन्हें एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ की तरफ आगे हों। विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये नहीं हो सकता। आप फोर्सफुली इस चीज़ को नहीं करा सकते अनटिल अनलेस लोग इसकी इंपॉर्टेंस को पहचानें, ठीक है। तो गोल्स कुछ सेटअप किए गए थे जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये काफ़ी 5 ईयर्स पहले जो थे 5 साल के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, 5 ईयर प्लानिंग होती थी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ टिल अराउंड 2014 तक 5 ईयर प्लानिंग्स की जाती थी। 5-5 साल तक के लिए टारगेट सेट किए जाते थे। उसके अंडर ये फैमिली प्लानिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया था, ठीक है। तो कुछ टारगेट हैं जो सेट किए गए थे। उसमें पहला था बर्थ रेट को 29 पर 1000 से 21 पर 1000 तक लाना। ये 1990 का डेटा है और इसको 2000 तक लाना था, ठीक है। मतलब 1000 पे 29 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें से 21 तक उनको ड्रॉप डाउन करना। बर्थ रेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट को 10 से 9 लाना पर 1000, इट इज ऑल्सो पर 1000, ठीक है, 2000 तक। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 79 से 60 तक लाना। एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है? एक लेडी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड नेट रिप्रोडक्टिव रेट। उसे लाना 1.48 से 1 की तरफ। 1 जो होता है दैट इज एक्सेप्टेबल नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट रेशियो, खाली कि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग ही आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन ना ग्रो हो रही है ना कम हो रही है। अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 से कम होता है इसका मतलब है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, और 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फाइन, ओके। नाउ रेजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट, कि लोग जो कपल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के मीन्स, उनकी जो रेशियो है उनको बढ़ाना 43% से, उनकी जो परसेंटेज है उन्हें बढ़ाना 43% से 60% तक। अब स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज़ की जा सकती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए? पहला है इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज, जो मतलब फैमिली प्लानिंग को एक अलग से कोई सर्विसेज या स्कीम का नहीं बनाना, बल्कि हेल्थ सिस्टम के अंदर ही डाल देना। जैसे एनआरएचएम में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी प्रोवाइड करवाना, फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड कराना, ठीक है, उसे हेल्थ सर्विस के साथ इंटीग्रेट करना। सेकंड आ गया मैटरनल एंड चाइल्ड केयर के साथ, कि जैसे पोस्ट डिलीवरी कंसेप्शन, ठीक है, पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको अगर उनको कहते हैं मोटिवेट करना कि वो टर्मिनेशन कर सकती हैं, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन विद मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अर्लियर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी फैमिली प्लानिंग की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए या फिर सर्जिकल मीन्स हो गया, वो सारे मीन्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो वो सब रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना वाया आंगनवाड़ी सेंटर्स। और आंगनवाड़ी वर्कर्स औरतों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस को फैलाती हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिटरेसी। लिटरेसी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है फैमिली प्लानिंग से। अगर
फैमिली और कपल पढ़ा लिखा है तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से भी देखा गया है कि अगर प्रमोट किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड किया जाए अप टू 1 ईयर, तो जो है अबाउट 5 मिलियन तक, ये एक डेटा है कि 5 मिलियन बर्थ्स को रोका गया है, ठीक है। कुछ हार्मोनल के साथ कनेक्शन होता है कि ब्रेस्ट फीड के दौरान फिर कंसेप्शन रेट जो है कम होता है। फाइन। नेक्स्ट इज रेजिंग एज फॉर मैरिज की उम्र को, क्योंकि अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो डेफिनेटली एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करेगी वो उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिंग द एज फॉर मैरिज, एंड उसके साथ ही जो हेल्थ का जो स्टेटस है वो भी डिटोरिएट हो जाएगा, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है दैट इज मोर हार्मफुल। फाइन। नेक्स्ट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये देखा गया है कि जो इकोनॉमिकली बेटर क्लासेस होती हैं वो जनरली जो फैमिली प्लानिंग है ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं एज कम्पेयर टू जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। तो अगर लोगों की मिनिमम नीड्स प्रोवाइड कर दी जाए, उन्हें न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये देखा गया कि फैमिली वेलफेयर इंप्रूव किया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग के टारगेट को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है सिर्फ 2 बच्चों के लिए, थर्ड अगर बच्चा है तो उसके लिए जो उनको एजुकेशन के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो सब थर्ड चाइल्ड के लिए नहीं मिलता, बल्कि अप टू 2 चाइल्ड के लिए ही होता है। नेक्स्ट इज मास मीडिया सिमिलर रेडियो चैनल्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू इस चीज़ को स्प्रेड करना, लोगों के अंदर जागरूकता को फैलाना। फाइन। अब मेथड्स क्या क्या हैं फैमिली प्लानिंग के? 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है स्पेसिंग मेथड एंड सेकंड इज द टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड जब प्रेगनेंसी को कि ख़त्म करना है कि आप फर्दर कंसेप्शन नहीं करना है, तो उसमें 2 मेथड आते हैं सर्जिकल के, एक मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल। मेल स्टरलाइजेशन में आ जाती है वेजेक्टमी, और फीमेल स्टरलाइजेशन में जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टमी, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता, एग यूट्रस में नहीं इम्प्लांट, और यू कैन से फ्यूज नहीं होता या उसके साथ मर्ज नहीं होता, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में क्या आ जाता है? पहले आता है बैरियर मेथड, जिसमें आते हैं फिजिकल बैरियर, कॉन्डम्स का यूज़ करना, केमिकल, जिसमें केमिकल लोशंस, क्रीम्स वगैरह आती हैं, और कंबाइन। नेक्स्ट आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसमें कॉपर टी जिसमें फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट की जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज हार्मोनल मेथड, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं जो उन हार्मोन्स को रोकते हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट कंसेप्शन मेथड, कि अगर कंसीव हो गया है एंड फैमिली इज नॉट रेडी फॉर दैट, तो उसकी अबॉर्शन किया जा सके। तो दीज आर द मेथड, यू जस्ट नीड, आपको इसके डिटेल का पता होना ज़रूरी नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड स्पेसिंग के अंडर आते हैं और कौन कौन से मेथड टर्मिनल मेथड्स के अंदर आते हैं। तो दैट्स इट फॉर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो इसके साथ हमारा यूनिट 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके 2 टॉपिक्स रह गए हैं, दैट इज़ आई थिंक अडॉप्शन और फॉस्टर, और उसके साथ चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड एक्ट। तो वो मैं एक और वीडियो लेक्चर में वो ख़त्म कर दूंगी, फिर उसके साथ हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा ये यूनिट 5 और यूनिट 6 खत्म होता है, हम लेके आएंगे MCQ सीरीज, जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप हार्डवर्क करते रहिए और मैं आपके लिए लेक्चर्स लाती रहूँगी। थैंक यू।